बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा आज हम यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज वो तमाम क्वांटिटीज हैं जो कि मेजरेबल हैं। अब ये मेजरेबल से क्या मुराद है? जैसे देखें, मैं आपसे पूछूं कि आपका मास कितना है, आप कहें जी 50 kg, तो आप उसको मेजर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं ये टेबल लेट सपोज अगर पड़ा हुआ है तो इसकी लेंथ कितनी है, आप मुझे उसकी लेंथ बता सकते हैं। तो ये सारी की सारी कौन सी हैं? ये है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जिस तरह मैं आपसे कहूं आप ये काम कितनी देर में कर सकते हैं, आप कहते हैं सर 30 मिनट्स में ये काम कर सकता हूं, तो 30 मिनट्स आप उसको मेजर कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं कि जिनको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसे, जैसे आपको लेट्स सपोज गुस्सा आया हुआ है और मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना गुस्सा आया है, तो आप कहें सर बहुत गुस्सा आया है। लेकिन अब ये बहुत कितना है तो इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। कोई बंदा आपको बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है जी? बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच? तो ये कौन सी है जी? ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। आज उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखते हैं कि अगर डायरेक्शन के बेसिस पर देखा जाए, ठीक है जी, डायरेक्शन के बेसिस पर, तो फिर फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक उसमें आते हैं जी स्केलर्स और एक उसमें आते हैं वेक्टर्स। अब आइए इनको डिफाइन करते हैं कि क्या चीजें हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की। तो स्केलर क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं कि जिनको आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह देखें, आप कोई चीज लेने जाएं, ठीक है, आप फ्रूट लेने गए तो आपने उससे कहा जी कि 1 किलो सेब चाहिए, तो 1 kg आपने जब टर्म यूज किया तो ये इनफ इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको मजीद कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप किसी बॉडी के मास की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी के टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई ये काम कितनी देर में हो रहा है, तो ये 1 घंटे के अंदर हो रहा है, तो दैट्स इनफ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इनफ है। तो आप किसी भी क्वांटिटी को अगर मैग्नीट्यूड के जरिए से, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के जरिए से अगर आप उसको कंप्लीटली डिफाइन कर लें तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। अब देखिए, इसमें मैस आता है, जिस तरह केजी की हमने बात की, इसमें टाइम आता है, डिस्टेंस आता है, स्पीड है, टेम्परेचर है, वर्क है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह टेम्परेचर की बात करेंगे जी, आज का टेम्परेचर कितना है, तो आज का टेम्परेचर लेट्स सपोज 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इज द इनफ इंफॉर्मेशन, ये उस क्वांटिटी को कंप्लीट डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज के जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट, ये दोनों चीजें इनफ हैं उसको डिफाइन करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन अब एक और चीज भी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज बेटा डायरेक्शन की बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। अब जैसे लेट्स सपोज आपसे एक दोस्त आपका पूछते हैं जी आपका घर किधर है, तो आप उसे कहते हैं कि आपके घर के आसपास एक कोई मशहूर शॉप है, आप उसे कहते हैं जी इस शॉप से 100 मीटर के फासले पर है। ठीक है जी, इस शॉप से 100 मीटर के फासले पर है। अब आपका दोस्त उस शॉप पर पहुंचता है और आपका घर जो है वो ईस्ट की साइड पे है, अब वो वेस्ट की साइड पे चलने लग जाता है, तो क्या वो आपके घर पहुंचेगा? नहीं। अगर वो नॉर्थ की साइड चलने शुरू कर दे उस शॉप से, तो क्या वो आपके घर पहुंचेगा? नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने उसको बताया तो ठीक है कि भाई इससे 100 मीटर की दूरी पर मेरा घर मौजूद है, लेकिन यहां पर एक चीज आप मिस कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्शन नहीं बता रहे। हां, अगर आप उसको यह बताएं कि जी मेरा घर यहां से ईस्ट की जानिब है और 100 मीटर है, तो फिर वो जाहिर सी बात है ईस्ट की तरफ मूव करेगा और फौरन वहां पर पहुंच जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर आपको डायरेक्शन भी साथ में बतानी पड़ती है। जिस तरह आप किसी बंदे से कहेंगे यार आपने इस बॉडी पर फोर्स लगानी है इसको पुश करने के लिए, अब फोर्स की डायरेक्शन आपने बतानी कि भाई किस तरफ आपने फोर्स लगानी है। तो यहां पर ये चीजें याद रखिएगा। अब जो ऐसी क्वांटिटीज के जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कौन कौन चीजें बेटा? इसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, इसमें हमारे पास कौन सी आती है? इसमें एक हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन है कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया, तो किस तरफ से? ए से बी की तरफ मूव किया, बी से ए की तरफ मूव किया, तो डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेलोसिटी, कि आपकी बॉडी की स्पीड किस तरफ बढ़ रही है, वेलोसिटी किस तरफ है, वो मूव किस तरफ कर रहा है, तो उसमें भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। इस तरह एक्सेलरेशन में, फोर्स में,
वेट में, मोमेंटम में, इन तमाम क्वांटिटीज में बेटा कोई ना कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो याद रखें ऐसी क्वांटिटीज के जिनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनसे कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, तो बेटा अब एक चीज देखते हैं कि भाई स्केलर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज को ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही सिर्फ होती है, तो वो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखें बेटा स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। आप एक ऑर्डिनरी लेटर्स को यूज कर सकते हैं, जिस तरह आप देखें स्मॉल एम आप किसके लिए यूज करते हैं, मैथ्स के लिए यूज करते हैं। तो जब भी आप मैथ्स लिखते हैं आप स्मॉल एम लिख लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह स्मॉल एल जो है वो लेंथ के लिए आप यूज करते हैं। इस तरह टी जो है स्मॉल सिंपल टी आप लिखते हैं, ये टाइम के लिए आप यूज करते हैं। इस तरह बाकी जो क्वांटिटीज हैं, जिस तरह डिस्टेंस है तो इसके लिए एस आप यूज करते हैं, स्पीड है तो स्पीड के लिए आप वी यूज करते हैं, टेम्परेचर है इसके लिए आप कैपिटल टी यूज करते हैं, वर्क के लिए आप डब्ल्यू यूज करते हैं। तो बेटा इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऑर्डिनरी लेटर चाहिए होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में चूंकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो अब उसकी दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस होंगी। एक है सिंबॉलिक कि आपने उनको लिखना कैसे है, और एक है ग्राफिकल कि आपने उसको ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी यूज बोल्ड लेटर्स। बेटा एक तरीका तो ये कि आप बोल्ड लेटर्स लिखें, जिस तरह मैंने यहां पे लिखे हुए आप इनको बोल्ड करके लिखें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का कि वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज है बेटा कि आप उनके ऊपर बार भी लगा सकते हैं और उनके ऊपर एरो भी लगा सकते हैं। जिस तरह देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एक बार लगाई। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर बार लगाई। तो मुझे इस बार से ये अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। इस तरह इनके ऊपर एरो हेड भी लगाते हैं, ये तरीका है हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब इसके ऊपर एरो हेड, ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है, ठीक है जी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसके ऊपर ये एरो हेड है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर होती तो फिर इसके ऊपर हमें एरो हेड या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो हम ऑर्डिनरी लेटर से उनको लिखते हैं। लेकिन जब वेक्टर आएगा तो या तो आपने इन लेटर्स को बोल्ड करके लिखना है, या आपने इनके ऊपर बार लगाना है, और या आपने क्या करना है जी, इनके ऊपर एरो हेड लगाना है। ये तीन तरीके हैं इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के। अब बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखिए वेक्टर को ना आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि बेटा आप एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं, एक लाइन से उसको, जिस तरह मैंने ये यहां पर एक लाइन लगाई है, तो आप लाइन सेगमेंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका एक एरो हेड भी होगा। जिस तरह देखें यहां पर एक एरो हेड से हमने उसको, ये लाइन है और इसके ऊपर यहां पर हेड इसका लगा दिया है, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसको हम टेल कहते हैं, और जो लास्ट पॉइंट है इसको हम हेड कहते हैं। बेटा ये हेड बेसिकली उसकी डायरेक्शन को बता रहा होता है, ठीक है। ये हेड क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। और इसी तरह इस लाइन की जो लेंथ है, ठीक है जी, द लेंथ ऑफ द लाइन, ये क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो जितनी इसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका मतलब होगा इतनी इसके मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जितनी इसकी लेंथ कम होगी तो इसका मतलब है इतना उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा कि ये डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करता है। अब जिस तरह यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने एक फोर्स को रिप्रेजेंट करनी है, जो कि फोर्स है 80 न्यूटन की, और वो एक्ट कर रही है जी नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहां पर इस तरह एक्ट कर रही है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले जो चीज आप लेट करेंगे दैट वुड बी स्केल। आपने सबसे पहले स्केल को डिफाइन करना है। जब स्केल को आप डिफाइन कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपने उसको ड्रॉ कैसे करना है, आपने उसको एक एरो हेड की फॉर्म में ड्रॉ करना है। तो बेटा इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, तो उसका ना हम स्केल बना लेते हैं कि भाई उसका कितना स्केल होना चाहिए। तो आइए जी इसका स्केल लेट करते हैं कि अगर हम यहां पर कहते हैं जी 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मैंने यहां पर एक स्केल को स्पेसिफाई किया, किस तरह बनाए कि भाई अगर मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा तो इसका मतलब यह होगा कि फोर्स कितनी होगी, वो 10 न्यूटन के बराबर होगी। तो अब देखें कि यहां पर फोर्स मुझे कितनी ड्रॉ करनी है, मुझे तो 80 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ करनी है। तो अब 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन को ड्रॉ करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब है अब यहां पर जो मुझे लेंथ चाहिए होगी वो मुझे कितनी चाहिए होगी,
मुझे 8 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो अब डायरेक्शन उसकी नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर हम लेट करते हैं, ठीक है बेटा, लेट सपोज ये डायरेक्शन हमारे पास, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। याद रखिएगा आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपने इसकी लेंथ कितनी रखनी है, इसकी लेंथ आपने रखनी है जी 8 सेंटीमीटर। तो जब 8 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करेंगे, अब ये फोर्स कितनी शो होगी बेटा, ये हमारे पास बन जाएगी 80 न्यूटन। अब ये कैसे देखें, ये 8 सेंटीमीटर ना, हर एक सेंटीमीटर 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये एरो हेड आपको बताएगा कि ये उसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देखें नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो इसकी ये डायरेक्शन भी यहां पर आ रही है। तो बेटा इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा इस केस में, सबसे पहले तो आपने देखना है कि भाई आपको फोर्स कितनी ड्रॉ करनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपने देख लेना है। उसके बाद आपने डायरेक्शन देखनी है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने स्केल को लेट करना है कि स्केल आपने जो लेट किया है अब उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी लेंथ को ड्रॉ करना है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप वेक्टर को ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब आप लोगों के पेपर में ना इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करें, दोनों को, स्केलर्स और वेक्टर्स को आप डिफरेंशिएट करें। तो इसमें आपको समझ तो आ गया कि आपने डिफरेंस में क्या लिखना है, लेकिन स्टिल अब देखें जिस तरह डायरेक्शन की बात होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, आपके मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो डिफरेंस है वो आपको दिखाता हूं। बेटा आप स्क्रीन पर देखें तो आपको ये डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स में आपने डिफरेंशिएट जो है वो ऐसे करना है। अब इसमें देखें मुख्तलिफ आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है, ठीक है जी। और ये डिफरेंस बेटा आपको जो नजर आ रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें, ठीक है। आई होप सो बेटा कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और किसी तरह की भी कोई भी क्यूरीज हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।